आपने अपने आसपास ऐसे लोगों को ज़रूर देखा होगा जो बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अपनी फैमिली से वो बहुत प्यार करते हैं और अपनी फैमिली की सारी जिम्मेवारी अपने कंधों पर ले लेते हैं। और फिर जब ये फैमिली मेम्बर्स उसको बोलते हैं कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है, तब ये लोग बीमार पड़ते हैं। सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर प्रीति, वेलकम टू रिवाइव होम्योपैथी। आज की वीडियो में हम नेट्रम ग्रुप की एक और इंटरेस्टिंग रेमेडी डिस्कस करेंगे, दैट इज नेट्रम सल्फ प्लस सिमिलर रेमेडीज के साथ इसका कंपैरिजन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। नेट्रम सल्फ ऑल्सो नोन एज सल्फेट ऑफ सोडियम। ये पेशेंट हॉट होते हैं, थर्स्टी होते हैं, इनकी मैक्सिमम कंप्लेन लेफ्ट साइड पर आती है, राइट, एंड दे बिलोंग्स टू हाइड्रोजेनाइड कॉन्स्टिट्यूशन। अब हाइड्रोजेनाइड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? इट मीन्स इन पर्सनस के अंदर जो वाटर कंटेंट होता है वो बहुत ज़्यादा एक्सेस होता है, इसीलिए ये लोग वेट वेदर में या नमी वाले मौसम में इनकी सारी कंप्लेंट्स बढ़ जाती है, राइट। ये लोग बेसमेंट्स में नहीं रह पाते हैं या डैम्प हाउसेस जहाँ पर नमी बहुत ज़्यादा है वहाँ पर इनको दिक्कत होती है, वहाँ ये लोग नहीं रह सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो ऐसे होते हैं जिनके अंदर वाटर का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, वो भी ये लोग कंज्यूम नहीं कर पाते हैं, उनको खाने से भी इनको दिक्कत होती है, राइट। अब नेट्रम सल्फ जो है ये बॉडी में वाटर के कंटेंट को रेगुलेट करता है, बैलेंस करता है, इसीलिए जब ये पर्सन नेट्रम सल्फ मेडिसिन लेते हैं देन दे फील बेटर, राइट। अब कैसा होता है नेट्रम सल्फ का पेशेंट? ये लोग बहुत ही रिजर्व्ड होते हैं, इंट्रोवर्टेड होते हैं, अपनी फीलिंग्स दूसरों के साथ शेयर नहीं करते हैं, लोगों के साथ ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं, राइट। लेकिन वहीं ये बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अपनी फैमिली को ये लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं, उसकी बहुत केयर करते हैं, उनका बहुत ध्यान रखते हैं, है ना। ऐसे में अगर कोई गर्ल है तो अपनी मम्मी का बहुत ध्यान रखेगी, उसको किचन में हेल्प करेगी कि मम्मा आप सुबह से किचन में लगे हुए हो, आप थक गए होगे, चलो मैं अब आपकी हेल्प करा देती हूँ, राइट। तो ये लोग बहुत अपनी जिम्मेवारी को समझते हैं, प्लस ये लोग ना सेंसिटिव होते हैं, सेंसिटिव टू स्कोल्डिंग, कि कोई इनको डांटे ना तो उससे इनकी दिक्कत बढ़ जाती, तो इसलिए ये जनरली ऐसा कोई स्कोप देते ही नहीं कि कोई इनको डांटे। ये अपनी सारा जो काम है, सारी ड्यूटीज़ जो है वो टाइम पर ही निपटा देते हैं ताकि इनके पेरेंट्स इनको डांट ही ना सके, राइट। तो ये लोग अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अपनी फैमिली में ये किसी को दुखी नहीं देख सकते, तो अपनी फैमिली की सारी जिम्मेदारी खुशी खुशी अपने कंधों पर ले लेते हैं, राइट, और अपनी फैमिली का मरते दम तक जिम्मेदारी उठाते हैं। अब यहाँ पर ना हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं नेट्रम सल्फ को। से फॉर एग्जाम्पल एक फैमिली है जिसके अंदर 5 मेम्बर्स हैं, मदर, फादर एंड 3 चिल्ड्रन। अब ऐसे में सडनली फादर की डेथ हो जाती है, तो जो बड़ा बेटा है जो भी 12th में ही पढ़ाई कर रहा है उसके ऊपर अपनी सारी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। अब वो देखता है कि उसको अपनी मदर का भी ध्यान रखना है, छोटे भाई बहन की भी पढ़ाई देखना है, तो वो अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देता है और कोई जॉब ज्वाइन कर लेता है जिससे उनके घर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो सके, और वो अपनी मदर का भी ध्यान रखता है और अपने भाई बहन को भी अच्छे स्कूल में पढ़ाता है, राइट। अब ऐसे में जब उसकी शादी की एज हो जाती है तो लोग उसको बोलते हैं कि आप शादी कर लो, तो वो शादी करने के लिए भी मना कर देता है, नहीं, कि मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो मेरी फैमिली है, मेरी फैमिली की जिम्मेवारी है, मेरे ऊपर ये जिम्मेवारी पड़ी है, मैं अपनी जिम्मेवारी को बहुत अच्छे से निभाऊंगा, अगर मैंने शादी कर ली तो पता नहीं मैं अपनी जिम्मेवारी को निभा पाऊंगा कि नहीं। तो वो अपनी पहली प्रायोरिटी फैमिली को रखता है, शादी नहीं करता है, अपने छोटे भाई बहन को पढ़ाता है, उनको अच्छे से सेटल करता है, उनकी शादी कराता है ना। और अब ऐसे में अगर कभी घर में कहा सुनी हो गई और छोटे भाई बहन में से किसी ने इसको बोल दिया कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है, तब नेट्रम सल्फ को बहुत गुस्सा आता है। ये निकाल नहीं पाता है उनके ऊपर गुस्सा, क्यों? क्योंकि रिजर्व्ड होता है, इंट्रोवर्टेड होता है, लेकिन अंदर ही अंदर इसको इतना गुस्सा आता है कि ये क्या बोल रहे हैं कि मैंने इनके लिए कुछ नहीं किया। बहुत दुखी हो जाता है, बहुत गुस्सा हो जाता है, लेकिन अपनी गुस्से को बाहर निकाल नहीं पाता, चुप हो जाता है, बोलना बंद कर देता है, सबसे अकेला बैठना शुरू कर देता है ना। और अंदर ही अंदर उसको ऐसा लगता है कि यार मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी जिन लोगों के नाम कर दी, वो लोग मेरे को ऐसा मेरा अपमान कर रहे हैं
क्योंकि नैट्रम सल्फ ना बहुत ही ज़्यादा सेल्फ एस्टीम वाला बंदा होता है, इसको आत्मसम्मान इसके लिए बहुत बड़ा है। तो अगर कोई इस तरह से कोई इसका अपमान करता है ना, तो ये चीज़ इसको बर्दाश्त नहीं होती, फिर इसको ऐसा लगता है कि इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊँ, क्या फ़ायदा है ऐसी ज़िंदगी का। तो इसको सुसाइडल थॉट्स आने शुरू हो जाते कि मैं क्या करूँ ऐसा जिससे मैं अपनी ज़िंदगी खुद ही ख़त्म कर लूँ। लेकिन फिर ये देखता है कि मेरी जो बूढ़ी माँ है इसका कौन करेगा, इसकी जिम्मेदारी मेरी ही है, मेरे को ही इसका करना है। अगर मेरे को कुछ हो गया या मैं खुद अपने आप को कुछ कर लूँगा तो मेरी मदर का ध्यान कौन रखेगा। तो इसलिए अपने सुसाइडल थॉट्स को ये टालता रहता है कि मुझे नहीं मरना, मुझे जीना है, मुझे अपनी माँ की सेवा करनी है, मुझे अपने भाई बहनों को भी और उनका करना है। तो ऐसा होता है नैट्रम सल्फ का बंदा, इतना रिस्पॉन्सिबल कि मरते दम तक अपने परिवार की जिम्मेदारियों को उठाता ही चला जाता है, उठाता ही चला जाता है, राइट। अब यहाँ हम इसको ऑरम मेट के साथ डिफरेंशिएट करेंगे। ऑरम मेट का पर्सन भी बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है, ये भी अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है, उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पर ले लेता है। और जैसे मैंने अभी जो एग्जांपल बताया उसमें अगर ऑरम मेट होता तो वो भी अपने भाई बहन का और मदर का बहुत अच्छे से ध्यान रखता, वो भी शादी नहीं करता, वो भी अपने से पहले दूसरों की खुशी देखता। लेकिन ऑरम मेट के अंदर क्या फीलिंग होती है, उसको एक पॉइंट पर आकर ऐसा लगेगा कि मैंने जो अपनी जिम्मेवारी है ना वो ठीक से नहीं निभाई, मेरे अंदर ही गलती है, मेरे से कहीं ना कहीं भूल हो गई है, मैं अपनी जिम्मेवारी को पूरा करने में फेल हो गया हूँ, असफल हो गया हूँ, तो अब मुझे जीने का कोई हक नहीं है, अब मुझे मरना है। देयर इज़ अ रूब्रिक माइंड चीयरफुल थिंकिंग ऑफ डेथ। तो जब वो ऐसे सुसाइडल थॉट्स के बारे में सोचता है तो वो खुश होता है कि अब मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने वाला हूँ, और वो ख़त्म कर भी देता है, वो एट द एंड क्विट कर जाता है, सुसाइड कर लेता है, राइट। तो यही डिफरेंस है नैट्रम सल्फ और ऑरम मेट में। नैट्रम सल्फ जीना चाहता है, वो जीता है और मरते दम तक अपनी सारी जिम्मेवारियों को पूरा करता है। ऑरम मेट मरना चाहता है, राइट। अब यहाँ हम इसको कार्सिनोसन के साथ भी डिफरेंशिएट करते हैं। कार्सिनोसन जो पर्सन होता है ना, ये भी बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है, अपनी फैमिली का इतनी ज़्यादा देखभाल करता है, इतनी ज़्यादा टेक केयर करता है ना। तो अभी जो मैंने एग्जांपल दिया उसके अंदर कार्सिनोसन भी सेम, शादी नहीं करेगा, छोटे भाई बहन का ध्यान रखेगा, मदर का ध्यान रखेगा। लेकिन कार्सिनोसन के अंदर क्या होता है, वो जो इतना सब लोगों का ध्यान रख रहा होता है ना, पीछे की उसकी फीलिंग क्या होती है कि लोग मेरे को अप्रिशिएट करें, लोग मेरी प्रशंसा करें। कार्सिनोसन हमेशा ये चाहता है कि मैं हर किसी की गुड बुक्स में रहूं, हर कोई मेरे बारे में अच्छा बोले कि देखो इसने कितना किया अपने माँ बाप के लिए, अपने भाई बहन के लिए कितना कर रही है, कितना अच्छा है। देयर इज़ अ रूब्रिक माइंड लॉन्गिंग फॉर गुड ओपिनियन ऑफ अदर्स, कि हर कोई इसके बारे में अच्छा बोले। देयर इज़ अनदर रूब्रिक माइंड प्लीजिंग डिज़ायर टू प्लीज़ अदर्स, ये लोग दूसरों को प्लीज़ करते हैं, है ना, दूसरों का इसलिए काम करते हैं कि लोग इसके बारे में अच्छा बोले। वहीं ऑरम मेट और नैट्रम सल्फ ये इन दोनों ही रूब्रिक में नहीं है, ना तो लॉन्गिंग डिज़ायर में और ना ही प्लीजिंग फॉर अदर्स में। इसमें सिर्फ कार्सिनोसिन है, क्योंकि कार्सिनोसिन की इनर फीलिंग ये होता है कि लोग मेरी प्रशंसा करें, राइट। अब नैट्रम सल्फ जैसे कि मैंने बताया कि इतने रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अपनी फैमिली के लिए इतना ज़्यादा करते हैं, क्योंकि ये रिश्तों को ना बहुत अहमियत देते हैं, अपनी फैमिली को, अपने रिश्तों को, उनके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो ऐसे में क्या है, जो इसके फैमिली मेम्बर्स हैं ना, वो इसका फ़ायदा भी उठाते हैं, इसको सप्रेस भी करते हैं। उनको पता है कि इसने तो सारा काम करना ही है, तो मैक्सिमम काम इसको दे देंगे और खुद रेस्ट करेंगे। तो नैट्रम सल्फ ये देखता है, समझता है, लेकिन फिर भी कुछ बोलता नहीं है, क्योंकि वो अपने रिश्तों को बहुत ज़्यादा अहमियत देता है। तो ऐसे में परिवार वाले इसका फ़ायदा भी उठाते हैं, है ना, कि मैक्सिमम काम इसको दे देंगे या बाहर के कामों में इसको बिजी रखेंगे और खुद जो है रेस्ट करेंगे। लेकिन फिर भी नैट्रम सल्फ जो है मरते दम तक अपने फैमिली की जिम्मेदारियों को उठाता रहता है, इतना रिस्पॉन्सिबल और इतना ड्यूटी कॉन्शियस होता है, राइट। नेक्स्ट, ये पर्सन्स बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, सेंसिटिव टू म्यूज़िक। अगर ये लोग दुखी हैं और इन्होंने उस टाइम अगर म्यूज़िक सुन लिया तो ये और ज़्यादा दुखी हो जाएंगे। सेंसिटिव टू नॉइज़, अगर एकदम से कोई तेज़ म्यूज़िक बजा या तेज़ आवाज़ किसी ने इनको लगाई तो एकदम से डर के चौंक जाते हैं, है ना। सेम विद नैट्रम म्यूर। अब यहाँ हम इसको नैट्रम म्यूर के साथ भी डिफ्रेंशिएट करेंगे। नैट्रम म्यूर और नैट्रम सल्फ के अंदर मैक्सिमम सिमिलैरिटीज़ हैं, लेकिन जो मेन थीम है ना डिफरेंस की, वो ये है कि अगर किसी ने नैट्रम म्यूर को दिल दुखाया या इसको ठेस पहुंचाई तो नैट्रम म्यूर दुखी हो जाता है ना, बात करना बंद कर देगा उस इंसान से। वहीं नैट्रम सल्फ का अगर कोई दिल दुखाता है तो नैट्रम सल्फ को गुस्सा आता है, वो भी उससे बात करना बंद कर देगा। लेकिन नैट्रम म्यूर के अंदर ग्रीफ ज़्यादा है एंड नैट्रम सल्फ के अंदर एंगर ज़्यादा है। दिस इज़ क्लियर।
नेक्स्ट सुसाइडल थॉट, जैसे कि मैंने अभी डिस्कस कर दिया कि नैट्रम सल्फ को सुसाइडल थॉट्स आते हैं, बट ही अवॉइड्स दीज थॉट्स बिकॉज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, नेक्स्ट एलिमेंट्स फ्रॉम हेड इंजरी। इन पेशेंट को सिर पे चोट लगने के बाद बहुत सारी कंप्लेंट्स आनी शुरू हो जाती है। जैसे पेशेंट आकर आपको बताएगा कि जब से मेरे को सिर पे चोट लगी है उसके बाद से मेरे को माइग्रेन शुरू हो गया, या जब से मेरे को सिर पे चोट लगी है उसके बाद से मेरे को कन्फ्यूजन होना शुरू हो गया, मेरे को डलनेस आ गई। देयर इज अ रूब्रिक माइंड कन्फ्यूजन इंजरी ऑफ हेड आफ्टर, राइट। या जब से मेरे को सिर में चोट लगी है उसके बाद से मेरे को मिर्गी के दौरे आने शुरू हो गए हैं। तो आपको केस टेकिंग में ये हिस्ट्री लेना पेशेंट की बहुत ज़रूरी है। अब ये जो सिर की चोट है ये ऐसा नहीं है कि वो मतलब गिरा और उसको स्कल में फ्रैक्चर ही हो गया, ऐसा नहीं। चोट ऐसी कि मतलब किसी बॉल से हिट हो गया है ना, या उसका दीवार से सिर लग गया, या वो थोड़ी सी हाइट से नीचे गिरा और सिर के बल गिरा और बेहोश हो गया। तो इस तरह की जो सिर पे चोट लगी है उसके बाद से अगर कोई भी दिक्कत आ गई है, थिंक ऑफ नैट्रम सल्फ, राइट। नेक्स्ट नैट्रम सल्फ के अंदर एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वन भी है, क्योंकि जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि नैट्रम सल्फ अपनी फैमिली से इतना अटैच होता है, इतना प्यार करता है अपनी फैमिली से। तो ऐसे में अगर किसी फैमिली मेम्बर की डेथ हो जाती है तो उसके बाद नैट्रम सल्फ बहुत डिस्टर्ब हो जाता है और वहाँ वो बीमार पड़ता है, क्योंकि वो इस चीज़ को कोप अप करने में असफल होता है, राइट। नेक्स्ट, अस्थमा के लिए भी नैट्रम सल्फ बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, उस अस्थमा में जो कि वेट और रेनी वेदर में बढ़ जाता है, राइट। और अब जैसे कि देखा कि जो नैट्रम सल्फ है इसको नमी वाले वेदर में या वेट वेदर में इसकी कंप्लेंट्स बढ़ जाती हैं, चेंज ऑफ वेदर होता है तो इसको कोल्ड एंड कफ हो जाता है। तो इसके साथ साथ ही इसको डिज़ायर किस चीज़ की होती है, कोल्ड एंड फ्रोजन थिंग्स की, राइट। तो दिस इज़ वेरी कैरेक्टरिस्टिक कि चेंज ऑफ वेदर में तो इसको कोल्ड एंड कफ हो रहा है और डिज़ायर किसकी है, इसको आइजी एंड कोल्ड थिंग्स की, राइट। अब नैट्रम सल्फ को जब चेंज ऑफ वेदर होता है तो इसको बहुत जल्दी खांसी हो जाती है, और जब नैट्रम सल्फ को खांसी होती है ना तो वो एकदम अपनी चेस्ट को पकड़ लेता है जब वो खांसी करता है ना। सेम विथ ब्रैनिया ऑल्सो मस्ट होल्ड चेस्ट वाइल कफिंग। तो डिफरेंस क्या है, ब्रैनिया अपनी चेस्ट इसलिए पकड़ता है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है चेस्ट में, तो उसको लगता है जब वो खांसी कर रहा है तो चेस्ट बिल्कुल भी हिलनी नहीं चाहिए, जब वो कफ कर रहा है तो एकदम से टाइट पकड़ लेता है। नैट्रम सल्फ को ऐसा लगता है कि चेस्ट के अंदर वीकनेस है, एक खालीपन है, इसलिए जब वो खांसी करता है तो अपनी चेस्ट को पकड़ लेता है। एंड सेकेंड डिफरेंस इज ब्रैनिया जो है उसके अंदर ड्राई कफ होता है और नैट्रम सल्फ के अंदर प्रोडक्टिव कफ होता है, राइट। तो थ्रोट से, ईयर से, नोज से जितने भी डिस्चार्जेस जो नैट्रम सल्फ को आते हैं वो होते हैं ग्रीनिश येलो इन कलर, ओके। नेक्स्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू कैन थिंक ऑफ नैट्रम सल्फ इन कंप्लेंट्स फॉलोइंग नेग्लेक्टेड गोनोरिया, कि अगर किसी पर्सन को गोनोरिया है, ठीक है, और उसने उसका ठीक से ट्रीटमेंट नहीं लिया है या फिर उसने रॉन्ग ट्रीटमेंट लेके उस डिस्चार्ज को सप्रेस कर दिया है, तो उस गोनोरिया को सप्रेस करने के बाद अगर कोई भी दिक्कत उस पर्सन के अंदर आ रही है, थिंक ऑफ नैट्रम सल्फ, है ना। या फिर अगर आपके पास कोई बच्चा आया है और उसको अस्थमा है और जब आप उसकी हिस्ट्री ले रहे हैं तो आपको हिस्ट्री में मिलता है कि उसके जो फादर है उसको गोनोरियल डिस्चार्ज रहा है और उन्होंने उसका जो है सप्रेस किया उस डिस्चार्ज को, तो उस बच्चे में जिसको अस्थमा है, थिंक ऑफ नैट्रम सल्फ, राइट। नेक्स्ट, अर्ली मॉर्निंग डायरिया। इन पर्सन्स को जैसे ही ये सुबह उठते हैं तो इनको एकदम से वॉशरूम जाने के लिए एकदम रश करना पड़ता है, एकदम ये रश टू टॉयलेट जाएंगे, और जो स्टूल्स होते हैं वो इनके लूज स्टूल्स होते हैं, राइट। तो केस टेकिंग में जब आप बोलोगे तो आपको मैक्सिमम पेशेंट्स में ही मिलेगा कि इनको मॉर्निंग में दे सफ़र फ्रॉम लूज स्टूल्स, राइट। क्रॉनिक इंटरमिटेंट फीवर। अब इन पर्सन्स को क्या है, इंटरमिटेंट फीवर जो है बार बार रिकरेंट करता है, तो इनको इंटरमिटेंट फीवर हुआ, इन्होंने क्विनीन ले ली जो कि इसकी स्पेसिफिक मेडिसिन है, लेकिन उससे थोड़े टाइम तो ये ठीक रहे, फिर से इनको इंटरमिटेंट फीवर हो गया, फिर इन्होंने क्विनीन ले ली। इस तरह से ये क्विनीन की ओवरडोज करते जाते हैं लेकिन कभी भी ठीक नहीं होते। तो ऐसे क्रॉनिक इंटरमिटेंट फीवर में जब हम पेशेंट को नैट्रम सल्फ देते हैं तो उसका फीवर तो ठीक होता ही होता है, इसके साथ साथ जो एब्यूज़ हुआ है क्विनीन के, उसके एक्शन को भी जो है नैट्रम सल्फ एंटीडोट करता है, राइट। नेक्स्ट, इन पेशेंट्स के नेल्स के अराउंड ना पस फॉर्म हो जाती है, तो जब भी चेंज ऑफ वेदर है या रेनी या वेट वेदर आ रहा है तो आप पूछेंगे तो आप देखेंगे इनके नेल्स के अराउंड ना पस बन जाती है ना, इसके लिए बहुत परेशान होते हैं। नेक्स्ट, सोरियासिस ऑफ पाम्स। पाम्स के अंदर सोरियासिस के लिए नैट्रम सल्फ बहुत अच्छी मेडिसिन है। अब यहाँ आपको एक बात अच्छे से समझनी है, ऐसा नहीं है कि पेशेंट क्लिनिक में पेशेंट आया और आते ही उसने बोला कि डॉक्टर साहब मेरे को जो है सोरियासिस है पाम्स का, और आपने उसको नैट्रम सल्फ प्रिस्क्राइब कर दी। दिस इज़ दी रॉन्ग मेथड ऑफ प्रैक्टिसिंग होम्योपैथी।
क्योंकि सोरियासिस ऑफ पाम्स में नैट्रम सल्फ के अलावा और भी बहुत सारी मेडिसिन है। तो पेशेंट को कौन सी मेडिसिन ठीक करेगी? जो आप पेशेंट की ओवरऑल पर्सनैलिटी से मैच करती हुई जब आप मेडिसिन उसको देंगे तभी उसका जो है सोरियासिस ऑफ पाम्स ठीक होगा। लेकिन अगर आपने स्पेसिफिक दे दिया है ना, आपने बस सोरियासिस ऑफ पाम्स देखा और आपने उसको नैट्रम सल्फ दे दिया, तो कुछ टाइम के लिए अगर वो पेशेंट नैट्रम सल्फ नहीं है तब बता रही हूँ मैं, तो कुछ टाइम के लिए तो उसका जो है ये सोरियासिस ठीक हो जाएगा, लेकिन कभी भी जड़ से ठीक नहीं होगा। तो अगर आपको होम्योपैथी में मिरेकल्स देखने हैं, चमत्कार देखने हैं कि पूरी की पूरी बीमारी जड़ से ठीक हो गई और कभी वापस लौट कर नहीं आई, तो हमेशा आपको पेशेंट की ओवरऑल पर्सनैलिटी से मैच करते हुए मेडिसिन उसको देनी है। देयर आर नो स्पेसिफिक्स इन होम्योपैथी कि ऐसा नहीं है बस एक सिम्टम देखा और मेडिसिन दे दी। हमेशा पेशेंट की ओवरऑल पर्सनैलिटी से मैच करके आपको मेडिसिन देनी है। अगर पेशेंट नैट्रम सल्फ है और अगर उसको सोरियासिस ऑफ पाम्स है और तब आपने उसको नैट्रम सल्फ दी, तो पेशेंट एकदम से ठीक हो जाएगा, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, एग्रावेशन किससे होती है इनको? म्यूजिक से, डैम्प वेदर से, एंड दे फील बेटर इन ड्राई वेदर। तो आई होप आपको नैट्रम सल्फ की होल पिक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। टिल देन हैव अ गुड डे, थैंक यू।